तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं और एक तरह से बैड विनर नाम की इस मूवी के बारे में, जो कि अभी हाल ही में हमें देखने को मिली है। 2024 में एक तरह से इसे रिलीज़ किया गया है और कुछ जगह 2025 तक ये रिलीज़ हो चुकी है। दोस्तों आज हम इसी मूवी के पूरी एक तरह से प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग फैक्ट, डिटेल अपडेट के बारे में आपको पूरी जानकारी बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दें और इसके बारे में अब हम जानना चालू करते हैं। और ब्रेडविनर है। दो एक 2024 फिलीपीन पारिवारिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। तीन जिसका निर्देशन जून रॉबल्स लाना ने किया है, जिसकी पटकथा उन्होंने डेजी जी केयानन और जोनाथन जम्बो अल्बानो के साथ मिलकर लिखी है, जिन्होंने कहानी की अवधारणा लिखी है। चार फिल्म में वाइस गैंडा और यूजीन डोमिंगो जैसे कलाकारों की टुकड़ी है। यह एक ब्रेडविनर की कहानी है जो विदेश में काम करने के बाद देश लौटता है। स्टार सिनेमा और द आइडिया फर्स्ट कंपनी का सहनिर्माण। यह दो प्रोडक्शन कंपनियों के बीच पहला सहयोग और द सुपर पेरेंटल गार्डियंस के बाद से वीवा फिल्म्स की भागीदारी के बिना वाइस गैंडा की दूसरी फिल्म और सिनेमा में 2 साल के अंतराल के बाद उनकी पहली फिल्म है। 4, 5, 6 इसे 50वें मेट्रो मनीला फिल्म फेस्टिवल के हिस्से के रूप में 25 दिसंबर 2024 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। कथानक। इस लेख में प्लॉट सारांश में सुधार की आवश्यकता है। कृपया प्लॉट सारांश में सुधार करने में मदद करें। जनवरी 2025। जाने कि इस संदेश को कैसे और कब हटाया जाए। फिल्म बाम्बी साल्वाडोर पर केंद्रित होगी, जो ताइवान में स्थित ओएफडब्ल्यू के रूप में काम करने वाली एक कमाने वाली महिला है, जो अपने अपरिवार के लिए घर वापस आ रही है। फिर वह अपने गृहनगर अरियात, पंपांगा लौटती है, उम्मीद करती है कि उसके जन्मदिन पर उसका सपनों का घर बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बजाय वह अपने जीर्णशीर्ण घर को देखने के लिए वापस लौटती है। वे पेप्सीज पेंडेरियो, होम ऑफ द ओरिजिनल कबोग नामक एक बेकरी की दुकान को फिर से शुरू करते हैं। यह फिल्म उन गुमनाम नायकों को श्रद्धांजलि है जो अपने प्रियजनों के सपनों का भार अपने कंधों पर उठाते हैं। 3. गालना। वाइस गैंडा ने बाम्बी साल्वाडोर का किरदार निभाया है। मुख्य कलाकार। वाइस गांडा बांस बाम्बी साल्वाडोर के रूप में साल्वाडोर परिवार का कमाने वाला और ताइवान में ओएफडब्ल्यू के रूप में काम करने वाला। सहायक कलाकार। बेबी साल्वाडोर के रूप में यूजीन डोमिंगो, बाम्बी की सबसे बड़ी बहन। बाम्बी के छोटे भाई बिबॉय साल्वाडोर के रूप में झोंग हिलारियो। बियांका बुनेंग साल्वाडोर के रूप में मैरिस रैकल, बाम्बी की सबसे छोटी बहन। कोकोए डी सेंटोस बॉय साल्वाडोर के रूप में बाम्बी का सबसे छोटा समलैंगिक भाई। ग्लेडिस रेयस मेयट सल्वाडोर, बाम्बी की भाभी और बिबॉय की पत्नी। एंथनी जेनिंग्स एंटोन टोंटन क्रूज एक जीवन बीमा एजेंट के रूप में काम करते हैं। पेंग के रूप में वाया एंटोनियो, बाम्बी के चचेरे भाई और मोमशी साल्वाडोर के कार्यवाहक। मालो डे गुजमैन मोमशी सल्वाडोर, बाम्बी की मां और पोप्शी सल्वाडोर की पत्नी। पुगे साल्वाडोर के रूप में आर्गस एस्पिरस, बिबॉय और मायट साल्वाडोर का छोटा बेटा। डांडा साल्वाडोर के रूप में कुलोट कैपोनपोन, बिबॉय और मायट साल्वाडोर की बड़ी बेटी। विशेष भागीदारी। जोएल टोरे पोप्शी साल्वाडोर, बाम्बी के दिवंगत पिता और मोमशी के पति। टोपे के रूप में किको माटोस। पेटिट का नाम मिखा है, जो ताइवान की ओएफडब्ल्यू की कर्मचारी और एलास की बहन है। लेसी मार्केज जोवी, इजी के पति और बाम्बी के दोस्त। एमसी मुआह इजी के रूप में, जो बेरिटो की पार्टनर और बाम्बी की दोस्त। होम स्वीट होम का एक सुरक्षा गार्ड। मिखा के भाई आरेन एलियास के रूप में कोको मार्टिन, अरायत जनरल अस्पताल, पंपंगा में एक कार्यरत पंजीकृत नर्स। उत्पादन। 2023 में वाइस गैंडा को आइडिया फर्स्ट कंपनी के साथ एक प्रोजेक्ट करना था, जो मूल रूप से 2023 मेट्रो मनीला फिल्म फेस्टिवल रिलीज के लिए निर्धारित था, लेकिन शेड्यूलिंग संघर्ष के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। 2024 की शुरुआत में वाइस गैंडा ने सहअभिनेताओं ग्लेडिस रेयस
और क्रिस्टोफर रोक्सस की शादी की सालगिरह के जश्न के दौरान पुरस्कार विजेता निर्देशक जून लाना के साथ एक सहयोग परियोजना के बारे में बताया। 18 अप्रैल 2024 को वाइस गैंडा ने अपने सोशल मीडिया पेजों पर एक नई फिल्म अलर्ट टीजर पोस्ट किया। 19 अप्रैल 2024 को निर्देशक लाना फिल्म के शीर्षक की घोषणा करने के लिए दोपहर के शो इट्स शोटाइम में गैंडा के साथ शामिल हुए। यह पहली बार है जब लाना वाइस गैंडा का निर्देशन करेंगी। लाना को बार्बर टेल्स 2013, डाई ब्यूटीफुल 2016, आंग दलावंग मिसेज रेयस 2018 और अबाउट अस बट नॉट अबाउट अस 2022 फिल्मों के लिए उनके पुरस्कार विजेता निर्देशन और लेखन कार्यों के लिए जाना जाता है। 4-10 गैंडा ने बताया कि एंड द ब्रेडविनर इज के लिए फिल्मांकन उनके पिछले प्रोजेक्ट्स की तुलना में सबसे शांतिपूर्ण रहा। उन्होंने यह भी कहा कि इस फिल्म में उनकी पिछली कॉमेडी फिल्मों की तुलना में ज्यादा ड्रामा होगा। 11 झोंग हिलारियो, जो इट्स शोटाइम पर अपने सहमेजबानी कर्तव्यों के लिए उल्लेखनीय है, को फिल्म का हिस्सा घोषित किया गया है और उन्होंने टेलीविजन श्रृंखला एंग प्रोविंसियानो को अपने अंतिम महत्वपूर्ण अभिनय उद्यम के रूप में उद्धृत करते हुए अवसर प्रदान करने के लिए वाइस गैंडा के प्रति आभार व्यक्त किया है। 2 यह फिल्म लाना के साथ उनके पुनर्मिलन के रूप में भी काम करती है। इससे पहले उन्होंने जीएमए पिक्चर्स द्वारा निर्मित 2 फिल्मों में एक साथ काम किया था, जिसका निर्देशन मारिलो डियाज़बाया, सपुसोर एंजी दागात और जोस रिजल ने किया था, जहां लाना ने लेखक के रूप में और हिलारियो ने दोनों फिल्मों के लिए कलाकार के रूप में काम किया था। 16 जुलाई 2024 को इसे 50वें मेट्रो मनीला फिल्म फेस्टिवल के लिए 5 प्रारंभिक आधिकारिक प्रविष्टियों में से एक के रूप में घोषित किया गया था। ये वे फिल्में हैं जिन्हें स्क्रिप्ट के रूप में प्रस्तुत किया गया था। 12-13 इसके बाद शेष कलाकारों की घोषणा की गई, जिसमें यूजीन डोमिंगो और जीना पेरेनो शामिल है। 14-15 मेट्रो मनीला के आसपास विभिन्न स्थानों पर 27 जून 2024 को फिल्मांकन शुरू हुआ। सत्यापन विफल। 16-13 अगस्त 2024 को वाइस गैंडा और अन्य कलाकार कुछ दृश्यों की शूटिंग के लिए ताइवान गए। 17 संगीत। फिलिपिनो बॉय बैंड SB19 के गाने मापा को फिल्म के थीम के रूप में इस्तेमाल किया गया था। इसे मूल रूप से 2021 में EP पग्सिबोल के हिस्से के रूप में रिलीज किया गया था। 18-19 मुक्त करना और ब्रेडविनर इज को 50वें मेट्रो मनीला फिल्म फेस्टिवल की प्रविष्टियों में से एक के रूप में 25 दिसंबर 2024 को फिलीपींस के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। फिल्म का प्रीमियर 30 जनवरी 2025 को लॉस एंजिल्स में मनीला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल MIFF में भी होना तय है। 20 वह पहली बार वाणिज्यिक टेलीविजन नेटवर्क ABS-CBN द्वारा प्रसारित जूडी एन ड्रामा स्पेशल में एंटोनिया के रूप में दिखाई दिए। 31 उन्होंने रीगल फिल्म्स द्वारा निर्मित फिल्म सापारिसोनी एफ्रेन में भी एक कैमियो उपस्थिति बनाई। उसी वर्ष वाइस GMA नेटवर्क के तहत कॉमेडी सेंट्रल मार्केट के लिए मेहमानों में से एक के रूप में दिखाई दिए और उसी नेटवर्क में अब बंद हो चुके शो SOP के लिए अतिथि कलाकार बन गए। 2002 में वह ओदिवा और बिरिट क्वीन में दावेदारों में से एक थे। दोनों ईट बुलागा में गायन प्रतियोगिताएं थीं। फिलीपींस में सबसे लंबे समय तक चलने वाला दोपहर का शो। 32 तब से उन्होंने ABS-CBN के विभिन्न टेलीविजन कार्यक्रमों जैसे MRS मोस्ट रिक्वेस्टेड शो। 2007 में वाइस गैंडा उस समय अपने सबसे बड़े प्रोजेक्ट अपार्ट दपत अपार्ट में दिखाई दिए, जो कि विवा फिल्म्स के तहत एक फिल्म थी जिसमें कैंडी पंगिलिनन, यूजीन डोमिंगो, रूफा मैक्विंटो और पोक्वांग ने अभिनय किया था। 33 इस दौरान उन्होंने गुजारा करने के लिए एक स्टैंड अप कॉमेडियन के रूप में प्रदर्शन करना जारी रखा। उसी वर्ष उन्होंने एक टेलीविजन श्रृंखला कोके के सहायक अभिनेताओं में से एक के रूप में अभिनय किया। 34 2008 में गैंडा कोको मार्टिन के साथ एक स्वतंत्र फिल्म कोंडो में एक छोटी भूमिका में दिखाई दिए
और उसी वर्ष स्टार सिनेमा की फिल्म इन माई लाइफ में विल्मा सैंटोस और जॉन लॉयड क्रूज के साथ। 35। इसके बाद वे कई टेलीविजन सीरीज और सिटकॉम जैसे डायोसा, वेन वी डेरामास के निर्देशन में 2009 से 2015 शोटाइम और प्रसिद्धि की ओर बढ़ना। वाइस गांडा दाए इट्स शोटाइम के शोटाइम गुड टाइम खंड में मेजबानी करते हुए वाइस गेंडा को सबसे बड़ा ब्रेक तब मिला जब वह अक्टूबर 2009 में ABS-CBN के टैलेंट सर्च प्रोग्राम इट्स शोटाइम का हिस्सा बने। 36। इस भूमिका को तब के कॉमेडियन लॉन्ग मेजिया ने अस्वीकार कर दिया था जब तक कि उन्हें मेजिया की जगह एक अयोग्य जज के रूप में पेश नहीं किया गया। इस करियर ब्रेक थ्रू के साथ वाइस की एक युवा गुप्त समलैंगिक के रूप में तंग किए जाने की जीवन कहानी को ड्रामा एंथोलॉजी मालाला मोकाया में भी दिखाया गया है। 37। 2010 में उन्होंने अपने चुटकुलों और व्यंग्य के कारण व्यापक लोकप्रियता हासिल की। वह जूडी एन सैंटोस और सारा जेरोनिमो के साथ हेटिंग कपाटिड की सहायक भूमिकाओं में से एक थे। 38। 39। उसी वर्ष उन्होंने अपनी पहली फीचर फिल्म में अभिनय किया जो 1988 की कॉमेडी फिल्म पेट्रांग काबायो की रीमेक थी जिसे मूल रूप से रॉड्रिक पॉलेट ने निभाया था। 40। फिल्म रिलीज होते ही तुरंत हिट हो गई और 2010 की सबसे ज्यादा बिकने वाली फिलिपिनो फिल्मों में से एक बन गई। 41। उसी वर्ष गेंडा ने अपना पहला बड़ा संगीत कार्यक्रम में नागटेक्स्ट युंग टोटू वाइस गेंडा सा अर्नेटा शीर्षक से अर्नेटा कोलिजियम में आयोजित किया। 2011 में वह अपने स्वयं के संडे टॉक शो गंडांग गबी वाइस के होस्ट बन गए जो 2020 में समाप्त हो गया। 42। उसी वर्ष उन्होंने 2011 GMMSF बॉक्सफिस एंटरटेनमेंट अवार्ड्स में कॉमेडी में उत्कृष्टता के लिए बर्ट मार्सेलो अचीवमेंट अवार्ड जीता। वह टेलीविजन सीरीज योर सॉन्ग 100 डेज टू हेवन और आई डेयर यू के लिए विभिन्न अतिथि भूमिकाओं में भी दिखाई दिए। इसके बाद वाइस ने अर्नेटा कोलिजियम में अपना सफल दूसरा प्रमुख संगीत कार्यक्रम शुरू किया जो एटो ना वाइस गंदा टोडोंग सैंपल सा अर्नेटा नामक एक बिकआउट इवेंट था। 43। 2012 में उन्होंने डेरेक रामसे के साथ वेन वी डेरामास द्वारा निर्देशित फिल्म द अनकाबोगेबल प्रेबेट बेंजामिन में शीर्ष स्थान हासिल किया। 44। यह फिल्म टिकट बिक्री में 300 मिलियन तक पहुंचने वाली पहली स्थानीय फिल्म बन गई और पेट्रांग काबायो की तुलना में बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सफलता साबित हुई। 45। गेंडा ने डेरामास द्वारा निर्देशित लुइस मंजानो और टोनी गोंजागा के साथ स्टार सिनेमा और विवा फिल्म्स के तहत फिलिपिनो कॉमेडी फिल्म दिस गाइस इन लव विद यू मारे में भी अभिनय किया। 46। गेंडा अपनी पहली मेट्रो मनीला फिल्म फेस्टिवल प्रविष्टि सिस्टर काज में दिखाई दिए। 47। यह फिल्म 2012 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिलिपिनो फिल्म बन गई और अब तक की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिलिपिनो फिल्म है। 48। 2013 में उन्होंने मैरिसेल सोरियानो के साथ गर्ल बॉय बाकला टॉमबॉय नामक एक और हिट फिल्म में अभिनय किया जो 2013 मेट्रो मनीला फिल्म फेस्टिवल की आधिकारिक प्रविष्टि थी। 49। फिल्म ने गेंडा को MMFF में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नामांकन दिलाया और उन्हें 2014 फिलीपीन मूवी प्रेस क्लब स्टार अवार्ड्स फॉर मूवीज PMPC में मूवी एक्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिलाया। 50। 51। उसी वर्ष गेंडा का तीसरा प्रमुख संगीत कार्यक्रम आई वाइस गेंडा मोकोसा अर्नेटा था जो एक लाइव कॉन्सर्ट था जिसने GMA न्यूज की प्रमुख पत्रकार जेसिका सोहो के साथ विवाद को जन्म दिया था। 52। 2014 में स्टार सिनेमा ने द अमेजिंग प्रेबेट बेंजामिन नामक एक फिल्म रिलीज की जो 2014 मेट्रो मनीला फिल्म फेस्टिवल के लिए एक आधिकारिक प्रविष्टि और इसी शीर्षक की 2011 की फिल्म का सीक्वल थी। 53। वाइस ने अभिनेत्री एलेक्स गोंजागा और अभिनेता रिचर्ड याप और जेम्स बिम्बी एक्विनोयाप के साथ भाग लिया। फिल्म का निर्देशन वेन वी डेरामास ने किया था और यह 2014 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिलिपिनो फिल्म बन गई। जोस मैरी बोर्जा वाइसर्ल
जन्म 31 मार्च 1976, जिन्हें पेशेवर रूप से वाइस गेंडा, शाब्दिक रूप से सुंदर वाइस के रूप में जाना जाता है, एक फिलिपिनो कॉमेडियन, अभिनेता, होस्ट, गायक और टेलीविजन व्यक्तित्व है। उन्हें फिलीपीन शो व्यवसाय में सबसे सफल मनोरंजनकर्ताओं में से एक माना जाता है। 4. 5. जो अपने स्टैंड अप रूटीन, अवलोकन कॉमेडी के उपयोग, स्थितिजन्य विडंबना और फिलिपिनो संस्कृति और मानव कामुकता से संबंधित व्यंग्य के लिए जाने जाते हैं। वह एबसीबीएन के दोपहर के समय के विभिन्न शो इट्स शो टाइम पर एक नियमित होस्ट है और उन्होंने फिलीपीन सिनेमा की शीर्ष 10 सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से 4 में अभिनय किया है। 6, 7, 8. वाइस गेंडा ने मनीला में पंचलाइन और द लाइब्रेरी के लिए एक गायक और स्टैंड अप कॉमेडियन के रूप में अपना करियर शुरू किया। उन्होंने विभिन्न टेलीविजन कार्यक्रमों और फिल्मों में छोटी भूमिकाएं या अतिथि भूमिकाएं भी निभाईं। उन्हें टैलेंट सर्च प्रोग्राम इट्स शो टाइम 2009 में ज्यादा पहचान मिली और 2010 की रीमेक फिल्म पेट्रांग कबायो में अपनी पहली मुख्य भूमिका में उन्होंने काफी लोकप्रियता हासिल की और उसी साल मई नाग टेक्स्ट युंग टोटू वाइस गेंडा सा अर्नेटा में अपना पहला बड़ा कॉन्सर्ट आयोजित किया। उन्होंने अपनी सफल रिलीज में कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़े, जिनमें सीक्वल द अनकाबोगेबल प्रेबेट बेंजामिन 2011, सिस्टर कास 2012, गर्ल बॉय बाकला टॉमबॉय 2013, द अमेजिंग प्रेबेट बेंजामिन 2014, ब्यूटी एंड द बेस्टी 2015, द सुपर पेरेंटल गार्डियंस 2016, गैंड रैपिडो, द रिवेंजर स्क्वाड 2017, फैंटास्टिका 2018, द मॉल, द मेरियर 2019 और पार्टनर्स इन क्राइम 2022 शामिल है। मीडिया द्वारा अभूतपूर्व सुपरस्टार के रूप में डब किया गया। 9-10 वाइस गेंडा अब तक का सबसे अधिक कमाई करने वाला फिलिपिनो फिल्म अभिनेता है, जिसकी कुल फिल्म कमाई 2022 से 4.6 बिलियन है। 11-12 उन्हें 2 एशियाई अकादमी क्रिएटिव अवार्ड्स, एक फेमस अवार्ड, एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 13 और ईस्टवुड सिटी वॉक ऑफ फेम पर एक स्टार सहित कई पुरस्कार मिले हैं। 14 लगभग 50 मिलियन संयुक्त अनुयायियों के साथ। 15 वह सभी प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर सबसे अधिक फॉलो की जाने वाली फिलिपिनो हस्तियों में से एक है। 16-17 फोर्ब्स एशिया ने उन्हें एशिया प्रशांत में सबसे प्रभावशाली हस्तियों में सूचीबद्ध किया है। 18 जबकि रीडर्स डाइजेस्ट ने उन्हें 2023 में सबसे भरोसेमंद व्यक्तित्वों में से एक के रूप में नामित किया है। 19-20-21 प्रारंभिक जीवन। अपने परिवार और परिजनों के सामने आने से पहले वाइस गेंडा को टुटोय के नाम से जाना जाता था, जो कि एक छोटे लड़के के रूप में उनका उपनाम था। 22 बच्चों में सबसे छोटे, वाइस गेंडा मनीला के स्टा क्रूज परोस में बड़े हुए। 23 उनके पिता टायसन बटांगस के मूल निवासी और टोंडो, मनीला में एक बारंगे कप्तान की हत्या तब कर दी गई थी जब वे छोटे थे, जिससे उनकी मां सैन जुआन ला यूनियन की एक इलोकाना को अपने बच्चों को देखभाल करने वाले के रूप में विदेश में काम करने के लिए छोड़ना पड़ा। 24 वाइस एक अज्ञात जापानी महिला द्वारा दी गई छात्रवृत्ति के कारण अपनी पढ़ाई जारी रखने में सक्षम थे, जिसने तीसरी कक्षा से दूसरे वर्ष के कॉलेज तक उनकी शिक्षा का खर्च उठाया। 25-26 उन्होंने फार ईस्टर्न यूनिवर्सिटी में राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया। आजीविका 1997 से 2008 स्टैंड अप कॉमेडी और टेलीविजन और फिल्मों में पदार्पण। वाइस गेंडा ने एक गायक के रूप में शुरुआत की, फिर मनीला में पंचलाइन और द लाइब्रेरी के लिए एक कॉमेडियन के रूप में, जिसके मालिक एंड्रयू डी रियल ने उन्हें मंच का नाम वाइस गेंडा दिया। 28 उन्हें हंस मॉर्टेल ने खोजा था, जिन्होंने बाद में उन्हें मेलेट के गॉडफादर और कॉमेडी बार्स के राजा डी रियल से मिलवाया, जिन्होंने उनकी कॉमेडी स्किट्स के लिए उनके गुरु के रूप में काम किया था। 29-30 वहां उन्होंने कॉमेडी क्लबों में अपनी सामग्री विकसित करने में कई साल बिताए। 29 टेलीविजन पर आने और टैब्लॉइड कॉलम की समीक्षाओं के बाद उनका करियर बनना शुरू हुआ।
वह साथ ही हास्य कलाकारों चोकोलिट, पू, जॉन लेपस और रेकिले के साथ काम करते हैं। 29 वाइस व्यापक रूप से अपने अवलोकन कॉमेडी और स्थितिजन्य विडंबना प्रकार के कॉमेडी स्किट्स के लिए जाने जाते हैं। 30 1999 में एक प्रतिभा स्काउट और अब एक साथी टेलीविजन हास्य अभिनेता और प्रबंधक ओगी डियाज ने कॉमेडी बार की अपनी एक यात्रा के दौरान वाइस की खोज की। 29-30 रोडोल्फो रोबल्स लाना जूनियर, जन्म 10 अक्टूबर 1972, जिन्हें पेशेवर रूप से जून रोबल्स लाना के नाम से जाना जाता है, एक फिलिपिनो फिल्म निर्माता है। 3 साहित्य के लिए 11 पलंका पुरस्कारों के विजेता, वे 2006 में पलंका हॉल ऑफ फेम के सबसे कम उम्र के सदस्य बने। 4 2015 में उन्होंने वास्तविक वन शॉट फिल्म शैडो बिहाइंड द मून का निर्देशन किया, जिसने 13वें पैसिफिक मेरिडियन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, नेटपैक और फिप्रेशी पुरस्कार जीते। 5 केरल के 20वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में उन्होंने इसी फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता। 6 लेखन कैरियर, उनका जन्म मकाती में रोडोल्फो लाना जूनियर के रूप में हुआ था और उन्होंने स्थानीय स्कूलों में पढ़ाई की थी। कम उम्र से ही लेखन में रुचि होने के कारण उन्होंने प्रतियोगिताओं में फिलिपिनो भाषा में नाटक लिखना और प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। उन्होंने जून लाना को अपना उपनाम बना लिया है। 19 वर्ष की आयु में उन्हें अपने नाटक एक्सोडो के लिए डुलांग में इसांग युक्टो, फिलिपिनो में वन एक्ट प्ले श्रेणी में 1991 के पलंका पुरस्कारों में माननीय उल्लेख प्रशस्ति पत्र मिला। 7 अगले वर्ष लाना ने चर्चिल के लिए उसी श्रेणी में तीसरा पुरस्कार जीता। 8 अगले 8 वर्षों में लाना ने अपनी फिलिपिनो भाषा की पटकथाओं और टेलीप्ले के लिए 9 और पलांका पुरस्कार जीते, जिनमें करिन्यो ब्रुटल 1995 और मगा बांगकासा टैगराव 1996 की पटकथाओं के लिए प्रथम पुरस्कार शामिल है, और टेलीप्ले सा डेगडिग एनजी एमजीए तकसील 1995 के लिए और पीटर ओंग लिम के साथ पुला 1997 के लिए। 9, 10, 11 2006 में लाना के टेलीप्ले मिलग्रोसा ने अपना 5वां प्रथम पुरस्कार पलांका पुरस्कार और कुल मिलाकर 11वां पुरस्कार जीता। अपने 5वें प्रथम पुरस्कार के साथ लाना को पलांका हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। फिल्म और टेलीविजन कार्य 1998 से लाना ने मारिलो डियाजबाया मेलचियोंग्लो और मैरियो जे डे लॉस रेयस जैसे निर्देशकों के लिए पटकथाएं लिखी है। डियाजबाया की सापुसोद एनजी डागाट 1998 के लिए उनकी पटकथा ने लाना को 1998 में ब्रुसेल्स यूरोपीय फिल्म महोत्सव, ब्रुसेल्स अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार दिलाया। 12 उन्होंने 2 फैमास सर्वश्रेष्ठ पटकथा पुरस्कार जीते हैं, 1998 में जोस रिजल के लिए रिकी ली और पीटर ओंग लिम के साथ साझा, और 1999 में सोल्टेरा के लिए जेरी लोपेज सिनेनेंग के साथ साझा। जोस रिजल के लिए उनकी पटकथा ने मेट्रो मनीला फिल्म फेस्टिवल और मूवीज के लिए स्टार अवार्ड्स से भी पुरस्कार जीते। 2005 में लाना के पलंका पुरस्कार विजेता नाटक मगा एस्ट्रांगेरो एट एंग गाबी 1994 को रॉडी वेरा द्वारा फिल्म के लिए रूपांतरित किया गया था। पुसांग गाला नाम दिया गया और एलेन ओंगके को मार्फिल द्वारा निर्देशित फिल्म को कई फैमास पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया, जिसमें लाना के लिए सर्वश्रेष्ठ कहानी नामांकन भी शामिल है। लाना ने कैटरीना हालीली अभिनीत गिगिल 2006 के साथ अपने फिल्म निर्देशन की शुरुआत की। अगले वर्ष उन्होंने रोकसेन को लिखा और निर्देशित किया। 2006 से 2014 तक लाना जीएमए नेटवर्क द्वारा नियोजित थे, जहां उन्होंने नाटक विभाग के लिए एक रचनात्मक सलाहकार के रूप में और मैगपा कैलनमैन और अन्य शो के मुख्य लेखक के रूप में काम किया। लाना टेलीविजन के लिए भी निर्देशन करते हैं, कभी कभी अभिनेता सीजर मोंटानो के साथ मिलकर। जीएमए नेटवर्क के लिए उन्होंने अपने पलंका पुरस्कार विजेता टेलीप्ले मिलग्रोसो का निर्देशन किया, जिसे एक टेलीविजन विशेष के रूप में प्रसारित किया गया और 2006 के एशियाई टीवी पुरस्कारों में फाइनलिस्ट बना। लाना ने लव दो लव,
वैग कुकुरैप और फैंटास्टिक किड्स के लिए टेलीविजन एपिसोड का भी निर्देशन किया है। उनकी 2012 की फिल्म वाको को 85वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा ऑस्कर के लिए फिलिपिनो प्रविष्टि के रूप में चुना गया था, लेकिन यह अंतिम शॉर्टलिस्ट में जगह नहीं बना पाई। 2014 में लाना और उनके लगातार फिल्म निर्माण साथी पर्सी इंटालान ने द आइडिया फर्स्ट कंपनी की स्थापना की, जो एक रचनात्मक सामग्री निर्माण और परामर्श कंपनी है। कंपनी ने कई फिल्में बनाई है, जिन्हें फिलीपींस और विदेशों में कई स्क्रीनिंग में पुरस्कृत किया गया है। 29वें टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में उनकी 2016 की फिल्म डाई ब्यूटीफुल ने फेस्टिवल का ऑडियंस चॉइस अवार्ड जीता और पाओलो बेलेस्टरोस को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी मिला। 2019 में उन्होंने अपनी फीचर फिल्म कालेल 15 के लिए तेलिन ब्लैक नाइट्स फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता। फिल्म का विश्व प्रीमियर एस्टोनियाई राजधानी में हुआ था, जहां इसे आधिकारिक चयन में दिखाया गया था। 2023 में उनकी नई फीचर फिल्म योर मदर्स सन को टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया। 17 व्यक्तिगत जीवन। लाना समलैंगिक है और उन्होंने 14 अक्टूबर 2013 को न्यूयॉर्क शहर में एक समलैंगिक विवाह समारोह में TV5 के पूर्व कार्यकारी अधिकारी पर्सी इंटालन से विवाह किया। 18 दिसंबर 2021 में अलग होने तक लाना और इंटालन एक खुले रिश्ते में थे। वे खुद को अपनी सामग्री निर्माण और कलाकार प्रबंधन कंपनी आइडिया फर्स्ट के सबसे अच्छे दोस्त और सहमाता-पिता मानते हैं। लाना आइडिया फर्स्ट की उपाध्यक्ष है। 19 क्रेडिट। फिल्में। सापुसोद एनजी डगाट 1998 लेखक। सागाद सा इनित 1998 लेखक। जोस रिजल 1998 लेखक। सारंगगोला 1999 लेखक। सोल्टेरा 1999 लेखक। सा पाराइसो नी एफ्रेन 1999 लेखक। मुरो अमी 1999 लेखक। मापाक बिगे 2000 लेखक। रेड डायरीज 2001 लेखक। बागोंग बुवान 2001 लेखक। मुझे लगता है कि मैं प्यार में हूं 2002 लेखक। बेड टाइम स्टोरीज 2002 लेखक। टू टाइमर 2002 लेखक। पुसोंग गाला 2005 कहानी। गिगिल 2006 निर्देशक। रॉक्सक सेन 2008 लेखक निर्देशक। माई नेबर्स वाइफ 2011 लेखक निर्देशक। कल आज कल 2011 निर्देशक। बकाव 2012 लेखक निर्देशक। नाई की कहानियां बटा मगा क्वेंटोंग बारबेरो 2013 लेखक निर्देशक। सो इट्स यू 2014 लेखक निर्देशक। द प्रेनअप 2015 निर्देशक। हॉन्टेड मैंशन 2015 निर्देशक। आपका बॉयफ्रेंड क्या हो सकता है 2016 निदेशक। डाई ब्यूटीफुल 2016 निर्देशक। आंग दलवांग श्रीमती रेयस 2018 निदेशक। वाईफाई से एलर्जी संबंधी समस्याएं 2018 निर्देशक। द पेंटी सिस्टर्स 2019 निर्देशक। अविस्मरणीय 2019 निर्देशक। कालेल 15 2019 निर्देशक लेखक। खास तौर पर आपके प्यार के लिए 2020 निर्देशक। हमारे बारे में लेकिन हमारे बारे में नहीं 2022 निर्देशक लेखक। 10 लिटिल मिस्ट्रेसेस 2023 निर्देशक निर्माता। बेकी और बेडेट 2023 निर्देशक लेखक। योर मदर्स सन अनक्का एनजी इनामो 2023 निर्देशक लेखक और ब्रेडविनर है 2024 निर्देशक लेखक
कार्यकारी निर्माता। पुरस्कार। वर्ष पुरस्कार देने वाली संस्था वर्ग। अन्य उद्यम। संगीत। 2011 में वाइस गैंडा ने विकोर म्यूजिक के तहत अपना पहला स्टूडियो एल्बम लाकस तामा रिलीज किया। इसमें ज्यादातर पॉप और नॉवेल्टी गाने शामिल है, जिसमें उनका प्रमुख एकल पालोंग पालो भी शामिल है, जिसे कैलालीली फ्रंटमैन कीन सिप्रियानो ने लिखा है। 89 उसी वर्ष उन्हें स्टार रिकॉर्ड्स द्वारा रिलीज किए गए शोटाइम के संकलन एल्बम में भी शामिल किया गया था। 2013 में उन्होंने स्टार म्यूजिक के तहत अपना स्वयं का शीर्षक वाला एल्बम जारी किया। 90 फिलिपिनो रैपर स्मगलाज की विशेषता वाला गैंडा का कैरियर सिंगल करकार का अपनी रिलीज के पहले दिन ऑनलाइन संगीत पोर्टल माई म्यूजिक स्टोर में सबसे अधिक डाउनलोड किए जाने वाले गानों में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया। 91 हिट सिंगल का इस्तेमाल 2013 की रोमांटिक कॉमेडी स्टार सिनेमा फिल्म ब्रोमास माई ब्रदर्स रोमांस के थीम गीत के रूप में किया गया था। 2014 में वाइस गैंडा ने अपना तीसरा एल्बम ट्रेंडिंग शीर्षक से जारी किया, जिसमें बूम पेंस और पुश मोयान्ते गाने शामिल थे। फिलीपीन एसोसिएशन ऑफ द रिकॉर्ड इंडस्ट्री इंक परी के अनुसार एल्बम ने अपने पहले सप्ताह में 7,500 से अधिक प्रतियां बेचकर गोल्ड रिकॉर्ड का दर्जा हासिल किया। 2015 में वाइस गैंडा ने उसी वर्ष जुलाई में जारी एक संगीत वीडियो के साथ अपना एकल वाग कांग पाबेबे जारी किया। 93 उन्होंने इंडे बोटे के आधिकारिक साउंड ट्रैक के रूप में एह दी वाउ और जोलिना मैकडांगल के चुवा चूचू के कवर को अपनी फिल्म ब्यूटी एंड द बेस्टी के साउंड ट्रैक के रूप में भी जारी किया। 2016 में वाइस ने अपनी फिल्म द सुपर पेरेंटल गार्डियंस के लिए साउंड ट्रैक जारी किया, जिसका शीर्षक आंग कुलित था, जो स्टार रिकॉर्ड्स के तहत एक मूल रचना थी। 94 इस गीत की रचना जोनाथन मनालो ने की थी, जिसमें गैंडा ने संगीत संग्रहालय में मनालो के शो के दौरान वाग कांग पाबेबे और बूम पेनेस। 95 2017 में गैंडा ने अपना बैलाड सिंगल हैंगगैंग कैलान आसा। 96 और अपना पॉप सिंगल गिगिलसी एक्वो रिलीज किया। 97 अगले वर्ष उन्होंने गंडा फॉर ऑल एक गैरेल्बम एकल और 2019 में के सयांग पास्को ना नमन रिलीज किया। 98 किताब। 16 जुलाई 2016 को वाइस गैंडा ने अपनी पहली किताब लॉन्च की, जिसका शीर्षक था प्रेसिडेंट वाइस आंग बागोंग पेंगुलो एनजी फिलीपींस। शाब्दिक अर्थ प्रेसिडेंट वाइस द न्यू ट्रबल मेकर प्रेसिडेंट ऑफ द फिलीपींस। 99 एक पैरोडी है कि अगर वह फिलीपींस के अगले राष्ट्रपति चुने गए तो वह फिलिपिनो की समस्याओं से कैसे निपटेंगे। 100 2017 तक पुस्तक की फिलीपींस में 1 लाख से अधिक प्रतियां बिक चुकी है। 101 प्रसाधन सामग्री। 7 अक्टूबर 2017 को वाइस गैंडा ने सौंदर्य प्रसाधनों का अपना ब्रांड वाइस कॉस्मेटिक्स लॉन्च किया। त्रिनोमा स्टोर में अपने सफल मीट एंड ग्रीट के दौरान रैपर द्वारा दिए गए एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि अपनी खुद की मेकअप कंपनी शुरू करने का विचार तब शुरू हुआ जब उन्हें एक सौंदर्य प्रसाधन लाइन का समर्थन करने की पेशकश की गई। 102 वाइस कॉस्मेटिक्स के उनके सभी उत्पाद लॉस एंजल्स में डिजाइन और निर्मित होते हैं। 102 लॉन्च के अनुरूप स्मार्ट अर्नेटा कोलिजियम में गैंडा फॉर ऑल नामक एक संगीत कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें इसके पहले सेलिब्रिटी एंडोर्सर मेमे एंट्राटा और किसेस डेलाविन सहित विभिन्न कलाकार शामिल थे। 103 कार्यक्रम के दौरान वाइस कॉस्मेटिक्स ने 6,900 लोगों द्वारा एक साथ लिपस्टिक लगाने के बाद गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अर्जित किया। व्यक्तिगत जीवन। वाइस गांडा लेनी रोब्रेडो के राष्ट्रपति अभियान के समर्थन में एक रैली में दिखाई दे रहे हैं। वाइस गैंडा को मर्दाना या स्त्रीलिंग सर्वनाम से संबोधित किए जाने से कोई आपत्ति नहीं है। वह खुद को गैरव्याधारी के रूप में पहचानते हैं। उन्होंने अपने पूरे करियर में समलैंगिक अधिकारों और प्रतिनिधित्व की वकालत की है। 3 वाइस गैंडा कथित तौर पर करियर के मुद्दों और व्यक्तिगत समस्याओं के कारण अवसाद से पीड़ित थे। 105 उनके जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणाओं में से एक उनके शिक्षक है, जिन्होंने उनसे कहा था कि
हमेशा अपने सपनों का पालन करे, चाहे वे कितने भी बड़े या जंगली हों। 106 नवंबर 2018 से वह इट्स शोटाइम के सहायक कलाकारों के सदस्य आयन पेरेज के साथ रिश्ते में है। 107 13 फरवरी 2022 को अपलोड किए गए अपने यूट्यूब व्लॉग पर उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने और पेरेज ने 19 अक्टूबर 2021 को लास वेगास, नेवादा में द लिटिल वेगास चैपल में एक प्रतिबद्धता समारोह में भाग लिया। 108 राजनीति। वाइस गंडा ने 2016 फिलीपीन चुनावों के दौरान राष्ट्रपति पद के लिए दावाओ शहर के मेयर रोड्रिगो डुटर्टे का समर्थन किया। 109 और उन्हें अपने देर रात के टेलीविजन शो गंडंग गबी वाइस में अतिथि के रूप में शामिल किया। 110 2022 के फिलीपीन चुनावों के लिए उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए उपराष्ट्रपति लेनी रोब्रेडो का समर्थन करते हुए कहा कि तायो दपत आंग मना लो, सी लेनी रोब्रेडो आंग मगपापानलो सा एतीन आंग टैगल टैगल ना नातिन ताल इपनालो नमन नातिन आंग इसात ईसा। हमें जीतना चाहिए, लेनी रोब्रेडो हमें जीत दिलाएंगे, हम बहुत लंबे समय से हार रहे हैं, आइए एक दूसरे को जिताएं। 111 रोब्रेडो की मीटिंग डे एवांस, चुनाव के दिन से पहले अंतिम रैली में उन्होंने उपराष्ट्रपति के लिए सीनेटर किको पांगिलिनन का भी समर्थन किया। 112 परोपकार। 2013 में वाइस गैंडा ने अपने कुछ कपड़ों की नीलामी की और एक धन उगाहने वाले कॉमेडी शो के लिए प्रदर्शन किया और सभी आय को सुपर टाइफून योलांडा से प्रभावित लोगों के लिए ABS-CBN के सागिब कप मिला। एक परिवार बचाओ राहत कार्यों में दान कर दिया, जो कि अब तक के सबसे घातक और सबसे शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में से एक है। 113 114 115 116 वह विशेष रूप से विसाय क्षेत्र में प्रभावित परिवारों के लिए धन जुटाने के लिए पासिक शहर के यनारे स्पोर्ट्स एरिना में साथ ही मशहूर हस्तियों और PBA खिलाड़ियों द्वारा आयोजित एक चैरिटी बास्केटबॉल खेल में भी शामिल हुए। 117 2015 में स्टार सिनेमा ने ब्यूटी एंड द बेस्टी रिलीज की, जो 2015 मेट्रो मनीला फिल्म फेस्टिवल के लिए एक आधिकारिक प्रविष्टि थी, जिसका निर्देशन वेन डेरामास ने किया था। 56 57 वाइस ने अभिनेता कोको मार्टिन, जेम्स रीड और नादिन लस्टर के साथ अभिनय किया। 58 यह फिल्म 2015 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिलिपिनो फिल्म बन गई। 55 2016 वर्तमान महत्वपूर्ण सफलता और हालिया परियोजनाएं। 2016 में वाइस गैंडा ने कोको मार्टिन के साथ एक एक्शन कॉमेडी फिल्म द सुपर पेरेंटल गार्डियंस में अभिनय किया। फिल्म जॉयस बर्नल द्वारा निर्देशित है और स्टार सिनेमा के निर्माण में है। 59 यह गैंडा की तीसरी लगातार सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है, क्योंकि इसने फिलीपीन सिनेमा में 2016 के अंत में बॉक्स ऑफिस की कमाई में शीर्ष स्थान हासिल किया था। 60 इस फिल्म ने इतिहास भी बनाया क्योंकि इसने 7.5 मिलियन की कमाई के साथ सभी फिलिपिनो फिल्मों में सबसे ज्यादा ओपनिंग डे ग्रॉस का रिकॉर्ड बनाया। 61 उसी वर्ष वह फिलिपिनास गॉट टैलेंट के 5वें और 6वें सीजन में अपने साथी मशहूर हस्तियों एंजेल लोक्सिन और रॉबिन पेडिला के साथ और पिनॉय बॉयबैंड सुपरस्टार में आगा मुहलाच, यिंग कॉन्स्टेंटिनो और 2 एनई एक सदस्य सेंडारा पार्क के साथ जज बने। 62 63 64 2017 में उन्होंने डैनियल पेडिला और 2015 मिस यूनिवर्स पिया वुर्टजबैक के साथ गैंडा रापिडो द रिवेंजर स्क्वाड नामक एक और मेट्रो मनीला फिल्म फेस्टिवल में अभिनय किया। 65 यह फिल्म गैंडा की साल की लगातार चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। 66 अपनी फिल्म के अलावा उन्होंने एक ही वर्ष में 2 प्रमुख संगीत कार्यक्रम भी आयोजित किए। पहला बिकआउट कॉन्सर्ट पुसुआन मोसी वाइस गंदासा अर्नेटा है, जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका में विशेष रूप से ह्यूस्टन, टेक्सास, किसिमी, फ्लोरिडा, सैन डिएगो और कैलिफोर्निया में लॉस एंजिल्स में कुछ शो जोड़े। 67 और दूसरा 2018 में उन्होंने फैंटास्टिका में अभिनय किया, जो बैरी गोंजालेस द्वारा निर्देशित 2018 की फिलिपिनो फंतासी कॉमेडी फिल्म है
और वार्षिक मेट्रो मनीला फिल्म फेस्टिवल की आधिकारिक प्रविष्टि है। 68 इसमें बेला पाडिला, रिचर्ड गुटिरेज और डिंगडोंग डेंटेस सहित कलाकारों की टुकड़ी है। 69 यह फिल्म 2018 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिलिपिनो फिल्म बन गई और अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिलिपिनो फिल्म में 5वीं स्थान पर रही। 70 2019 में वाइस गैंडा ने एनी कर्टिस के साथ मिलकर 2019 मेट्रो मनीला फिल्म फेस्टिवल में प्रवेश किया। द मॉल द मेरियर। 71 यह पहली बार था कि वह उक्त फिल्म फेस्टिवल के बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष पर नहीं रहा और सेल नंबर 7 में मिरेकल के पीछे दूसरे स्थान पर रहा। 72 वाइस ने एशिया के सोंगबर्ग रेजिन वेलास्केज के साथ अपना पहला युगल संगीत कार्यक्रम भी आयोजित किया, जिसका शीर्षक द सोंगबर्ग एंड द सोंग हॉर्स था, जो अर्नेटा कोलिजियम में था। यह संगीत कार्यक्रम एक बड़ी सफलता थी और 14 से 16 फरवरी 2019 को लगातार 3 शो चलाए गए। 73 74 जून 2021 में उन्होंने एक गेम शो एवरीबडी सिंग की मेजबानी की, जिसने उनके अपने टॉक शो गंडंग गबी वाइस की जगह ली। गेम शो अक्टूबर 2021 में समाप्त हुआ। 42 75 76 फिर सितंबर 2022 में अपने दूसरे सीजन के लिए टेलीविजन पर लौट आया। 77 इस शो ने वाइस गैंडा को चौथे एशियाई अकादमी क्रिएटिव अवार्ड्स AACA में सर्वश्रेष्ठ जीवनशैली मनोरंजन प्रस्तुतकर्ता होस्ट जीतने वाला पहला फिलिपिनो बना दिया। 78 कोविड महामारी द्वारा लाए गए प्रतिबंधों के कारण उन्होंने स्काई केबल में अपना पहला डिजिटल पेपर व्यू कॉन्सर्ट गैंडेमिक द विजिटल कॉन्सर्ट लॉन्च किया। 79 कुछ महीनों के बाद प्रतिबंधों में ढील के साथ वाइस अपने कॉन्सर्ट वैक्स गैंडा ए डोज ऑफ लाफ्टर के साथ टेमेकुला, कैलिफोर्निया में पेचांगा रिजॉर्ट 80 2022 में वाइस गैंडा ने स्टार सिनेमा के तहत 2022 मेट्रो मनीला फिल्म फेस्टिवल में पार्टनर्स इन क्राइम के माध्यम से फिल्मों में वापसी की, जिसमें व्लॉगर इवाना अलावी के साथ शामिल थीं, जो उक्त फिल्म फेस्टिवल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली प्रविष्टि बन गई। 81 82 बाद में फिल्म को फरवरी 2023 में साइतामा और नागोया, जापान में प्रदर्शित किया गया। 83 वाइस ने अपनी सफलता को आगे बढ़ाया क्योंकि उन्होंने डी ला सेले अर्नेटा विश्वविद्यालय में आयोजित 5वें गवाद ला सालियानेटा में सबसे उत्कृष्ट ट्विटर प्रभावकार, सबसे उत्कृष्ट सोशल मीडिया व्यक्तित्व, सबसे प्रभावशाली मल्टीमीडिया फिलिपिनो सेलिब्रिटी और सबसे उत्कृष्ट मनोरंजन शो होस्ट जैसे कई पुरस्कार जीते। 84 गैंडा ने ट्रिनिटी यूनिवर्सिटी ऑफ एशिया के 2023 प्लेटिनम स्टैलियन नेशनल मीडिया अवार्ड्स 84 85 उन्होंने 2023 में ABS-CBN के साथ अपने अनुबंध को नवीनीकृत किया और कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में संगीत कार्यक्रमों की श्रृंखला की घोषणा की। 84 86 गैंडा 2024 में स्टार सिनेमा और द आइडिया फर्स्ट कंपनी के तहत एक नई फिल्म एंड द ब्रेडविनर एज में अभिनय करने के लिए तैयार है और इसका निर्देशन वाइस गैंडा की कॉमेडी की शैली में व्यंग्य का प्रयोग विभिन्न शोधकर्ताओं द्वारा आधुनिक फिलिपिनो हास्य में एक प्रमुख योगदान कारक के रूप में उद्धृत किया गया है। सैन जोस रेकोलेटोस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के एक समूह द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार प्रतिभागियों में से आधे ने वाइस गैंडा की हास्य शैली की नकल करने में आत्मविश्वास दिखाया। उनमें से अधिकांश ने कहा कि वे बातचीत के दौरान उनकी हास्य शैली की नकल करते हैं। 133 सेंट्रो एस्कोलर विश्वविद्यालय और वेस्टर्न मिंडानाओ स्टेट यूनिवर्सिटी द्वारा फिलिपिनो हास्य की व्यावहारिकता के बारे में एक अलग अध्ययन में वाइस गैंडा की टेलीविजन और इंटरनेट जैसे विभिन्न मनोरंजन माध्यमों में लोकप्रियता, साथ ही विडंबना और संवादात्मक विनोदी शब्दों के प्रयोग ने फिलिपिनो द्वारा अपने दिन प्रतिदिन की बातचीत में उपयोग की जाने वाली लोकप्रिय कॉमेडी रणनीतियों को बहुत प्रभावित। LGBT अधिकार। खुले तौर पर समलैंगिक व्यक्ति वाइस गैंडा की लोकप्रियता फिलीपींस में, जो कि मुख्य रूप से रोमन कैथोलिक राष्ट्र है, पर्यवेक्षकों द्वारा LGBT लोगों की चर्चाओं को मुख्यधारा के मीडिया में लाने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। 135
वह खुद देश में स्थानीय एलजीबीटी आंदोलन के समर्थक है और उन प्रमुख हस्तियों में से एक है जो फिलीपींस में एलजीबीटी सदस्यों के लिए समान अवसर चाहते हैं। वह एसओजीआई समानता विधेयक का समर्थन करते हैं, जो बिलों की एक श्रृंखला है जिसे 2010 के दशक से फिलीपीन कांग्रेस में पेश किया गया था, जिसका उद्देश्य एलजीबीटी लोगों के प्रति भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा लागू करना था। 2018 में इट्स शो टाइम के एक लाइव एपिसोड में, जहां वह मेजबानों में से एक है, वाइस गैंडा ने बिल के बारे में अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें किसी भी लिंग के आराम कक्षों का उपयोग करने में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। 2018 और फिर 2020 में वह पत्रिका मेगा के लिए कवर छवि बन गए। पत्रिका के इतिहास में ऐसा करने वाले पहले एलजीबीटी सदस्य बन गए। 137 विवादों। जेसिका सोहो के खिलाफ सामूहिक बलात्कार का मजाक। मई 2013 में वाइस गैंडा की आई वाइस गैंडा मोको कॉमेडी कॉन्सर्ट शो के दौरान सामूहिक बलात्कार के बारे में कई चुटकुले बनाने के लिए व्यापक रूप से आलोचना की गई थी। उनमें से एक समाचार एंकर और पत्रकार जेसिका सोहो की ओर निर्देशित था, जिसका उन्होंने एक काल्पनिक अश्लील फिल्म में अभिनय करने वाली कई हस्तियों के बारे में एक मजाक में उल्लेख किया था। महिला अधिकार समूह गैब्रिएला ने बलात्कार पीड़ितों के आलोक में इस मजाक की निंदा की। पत्रकार अर्नोल्ड क्लेवियो, जो सोहो के एक सहयोगी है, ने समाचार एंकर का बचाव किया और पूर्व के रेडियो कार्यक्रमों में से एक में वाइस गैंडा की बॉडी शेमिंग टिप्पणी पर अपनी अस्वीकृति व्यक्त की। 138 हालांकि वाइस गैंडा ने शुरू में अपने रुख का बचाव करते हुए कहा कि नोरा ओनोर, अभिनेत्री नोरा ओनोर इट्स शो टाइम के एक एपिसोड के दौरान वाइस गैंडा की हास्य शैली का निशाना बनी। ओनोर ने शो के सेगमेंट तवाग एंजी तांगहलन के ग्रैंड फाइनल के लिए जज के रूप में अंतिम समय में अपना नाम वापस ले लिया। ओनोर का मानना था कि वाइस गैंडा की अपमानजनक कॉमेडी उनकी नैतिक मान्यताओं के विरुद्ध थी और वाइस गैंडा के साथ शो में होने के विचार से वह परेशान थीं। 140 अपोलो क्विबोलॉय। तवाग एंजी तांगहालन सेलिब्रिटी चैंपियंस पर जियान मैकडांगल के प्रदर्शन के बाद उनकी दैनिक हास्य चर्चाओं में से एक पर वाइस गैंडा ने किंगडम ऑफ जीसस क्राइस्ट के संस्थापक अपोलो क्विबोलॉय के बाद एक मजाक किया। आपदाओं को रोकने के लिए जिम्मेदार होने के अन्य दावों के अलावा, उन्होंने दावा किया कि वह 2019 कोटाबातो भूकंप को रोकने के लिए जिम्मेदार थे। वाइस गैंडा ने मजाक में क्विबोलॉय को इट्स शो टाइम का प्रसारण रोकने की चुनौती दी, जो कि एंग प्रोविंसियानो के साथ सबसे लंबे समय तक चलने वाले एबीएस-सीबीएन टेलीविजन कार्यक्रमों में से एक है और मेट्रो मनीला में एक प्रमुख सड़क नेटवर्क ईडीएसए पर लगातार यातायात है। क्विबोलॉय के चर्च के सदस्यों ने अपराध किया और वाइस गैंडा के लिए अपनी निराशा व्यक्त की। 141 142 मजाक के 2 दिन बाद क्विबोलॉय ने धमकी दी कि वह न केवल एंग प्रोविंसियानो को बंद कर देगा, बल्कि 4 महीने के भीतर एबसीबीएन को भी पूरी तरह से बंद कर देगा। 2020 में विधायिका द्वारा नेटवर्क के फ्रेंचाइज को नवीनीकृत करने से इनकार करने के एक विवादास्पद इनकार में नेटवर्क ऑफ एयर हो गया। 143 144 एक ऐसा कार्य जिसे क्विबोलॉय और उनके अनुयायियों ने कॉमेडियन के खिलाफ उनकी पिछली टिप्पणियों की पूर्ति के रूप में देखा। 145 केका इसिंग फिंगर। इट्स शो टाइम पर इसिबाटा सेगमेंट के दौरान आयन पेरेज और वाइस गैंडा को सोशल मीडिया मोटिवेशनल स्पीकर रेंडन लेब्डोर की आलोचना का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनके कार्यों को अनुचित माना गया था। लेब्डोर ने आयन और वाइस के कथित कदाचार के लिए एमटीआरसीबी को चुनौती दी, जिसके कारण एमटीआरसीबी के लाला सोट्टो ने शो को 2 सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया। 146 द्वेष का आरोप। 31 मई 2024 को इट्स शो टाइम के एक्सपेक्टली फॉर यू खंड के दौरान प्रतिभागियों एक्सल और क्रिस्टीन ने एक दूसरे को बधाई दी, क्योंकि पूर्व ने बाद वाले से संपर्क किया था। हालांकि वाइस गैंडा ने अभिवादन को एक अवांछित चुंबन नागन्नाको एंजी हालिक के रूप में माना। अभिवादन के तुरंत बाद एक्सल को बुलाया। 147 खंड में भाग लेने के बाद एक्सल और क्रिस्टीन ने इस मामले पर अपना बयान जारी किया, जिसमें दोनों ने कहा
कि अभिवादन 1 पाउंड हग के समान था। 148 वाइस गेंडा ने एक्स पूर्व में ट्विटर पर अब हटाए गए पोस्ट में बयान जारी होने के बाद एक्सल से माफी मांगने का इरादा किया। हालांकि 4 जून 2024 को उन्होंने अपनी माफी वापस ले ली और कहा, जबकि मैं उस सेगमेंट का मुख्य होस्ट था, उस कार्रवाई को बताना मेरा कर्तव्य था। इसलिए जब मैंने उस सेगमेंट को खोला तो मुझे कॉल आउट करना पड़ा, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह हो सकता है। उस सेगमेंट के मुख्य होस्ट के रूप में उस कार्रवाई को बताना मेरा कर्तव्य था, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मुझे बुलाया जाता और पूछा जाता कि हमने ऐसा क्यों होने दिया। 149 फिल्मोग्राफी। मुख्य लेख, वाइस गांडा फिल्मोग्राफी। डिस्कोग्राफी, स्टूडियो एल्बम, वर्ष शीर्षक लेबल प्रमाणपत्र। 2011 लकास तामा विकोर म्यूजिक पारी, सोना 150। 2013 वाइस गांडा स्टार म्यूजिक पारी, प्लेटिनम। 2014 ट्रेंडिंग पारी, सोना 151। 2020 में फिलीपींस में कोविड-19 महामारी के चरम के दौरान वाइस गेंडा ने फिलीपींस के विभिन्न अस्पतालों में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा उपयोग के लिए फेस मास्क, डिस्पोजेबल दस्ताने, सुरक्षा चश्मे, अल्कोहल और कीटाणुनाशक स्प्रे दान किए। 118, 119, 120 मेडिकल फ्रंटलाइनर्स के लिए अपने व्यापक दान अभियान के अलावा वाइस गेंडा ने अपनी सौंदर्य प्रसाधन कंपनी के 400 से अधिक कर्मचारियों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की। 118 वाइस गेंडा ने क्यूजोन शहर के 2 बारंगाई के लिए अपने जन्मदिन के बाद के दान अभियान की भी शुरुआत की, जिसमें उन्होंने बीआरजीवाई साउथ ट्रायंगल और बीआरजीवाई पालिकसेहेन में 850 परिवारों को डिब्बाबंद सामान, चावल, नूडल्स, साबुन आदि से युक्त राहत पैक सौंपे। 121 वाइस उन कलाकारों में से थे जो पेंटविड एनजी पैगिबिग एट होम टुगेदर कॉन्सर्ट में दिखाई दिए। 122 उन्होंने लाइव टेलीकास्ट के दौरान अपना एकल कोरोना बाय बाय ना लॉन्च किया। 122 इस शो का उद्देश्य महामारी से प्रभावित लोगों के लिए बुनियादी आवश्यकताओं के लिए धन जुटाना था। 122 वाइस गेंडा ने एंजेल लोक्सिन के साथ मिलकर मेडिकल स्टाफ और टैगुक सिटी के अन्य आवश्यक कर्मचारियों के लिए एक अस्थायी वातानुकूलित स्लीपिंग टेंट में बिस्तर उपलब्ध कराने के लिए भागीदारी की। 123 नवंबर 2020 में वाइस गेंडा ने अपने बॉयफ्रेंड इन पेरेज, भाईबहन बेबोट वाइसरल, अभिनेता नर्तक झोंग हिलारियो और मंगेतर मैया अजोरेस के साथ मिलकर एक दान अभियान शुरू किया, जिसमें टाइफून वैमको से प्रभावित लोगों के लिए दान खरीदने में मदद करने के लिए 1 मिलियन से अधिक का आवंटन किया गया, जिसे स्थानीय रूप से यूलिसिस के रूप में जाना जाता है। 124 125 अपने शो एवरीबडी सिंग के अगस्त 2021 के एपिसोड में, जिसमें प्रतियोगी पर्वतारोही और पैदल यात्री है, वाइस ने बॉर्न टू हाइक माउंटेनियर्स के लाभार्थियों बिकोल क्षेत्र में एटा समुदायों के लिए दान जोड़ा। 126 नवंबर 2021 में उन्होंने सेबू और सियारगांव में टाइफून ओडेट के पीड़ितों के लाभ के लिए एबीएससीबीएन फाउंडेशन को अपनी एक दिन की प्रतिभा शुल्क दान कर दी। 127 गेंडा ने इट्स शोटाइम लाइव टेलीकास्ट के दौरान इसकी घोषणा की और अपने साथी मेजबानों को भी अपनी प्रतिभा शुल्क दान करने के लिए प्रभावित किया। 127 128 नवंबर 2021 में इट्स शोटाइम होस्ट्स की वार्षिक मैगपासिकट प्रतियोगिता के दौरान एक दूसरे के खिलाफ 129 वाइस और उनके समूह ने रयान बैंग और जैकी गोंजागा के साथ मिलकर रनर अप जीता और वंजीरोजीर 000 का अपना विजयी पुरस्कार द रूथ फाउंडेशन फॉर पैलिएटिव एंड हॉस्पिस केयर रूथ फाउंडेशन प्रोजेक्ट रीफ केयर को समर्पित किया। 129 उक्त फाउंडेशन कोविड और गैर कोविड मामलों को पूरा करता है और उन्हें चिकित्सा देखभाल में मदद करता है। 129 जनवरी 2022 में उन्होंने टाइफून ओडेट से प्रभावित परिवारों की और अधिक सहायता करने के लिए एबसीबीएन फाउंडेशन के तुलुंग सापगाहोन अभियान में रेजिन वेलास्केज की अध्यक्षता में 10
दिवसीय लाभ संगीत कार्यक्रम के लिए 500,000 का दान दिया। 130 मार्च 2022 में अपने यूट्यूब खाते में अपलोड किए गए एक व्लॉग में वाइस ने क्यूजोन शहर में एएफपी मेडिकल सेंटर के सामने एक फार्मेसी में खरीदी गई दवाओं के लिए भुगतान करके यादृच्छिक अजनबियों की मदद की। उनके अनुसार दवा खरीदने के लिए पैसे जुटाना बहुत से लोगों के लिए एक बड़ा सिरदर्द है, इसलिए उन्होंने पूरे दिन सभी ग्राहकों के खर्चों का भुगतान किया। 131 अप्रैल 2024 में गेंडा और साथ ही इट्स शोटाइम होस्ट ने फैमिली फ्यूड से अपनी जीत की राशि अपने चुने हुए लाभार्थी पिस्टन को दान कर दी, जो देश भर में जीपनी ड्राइवरों के लिए समर्पित एक एसोसिएशन है। 132 यह दान ऐसे समय में आया जब ड्राइवर सरकार की योजनाबद्ध जीपनी चरणबद्ध समाप्ति का विरोध कर रहे थे। 132 सार्वजनिक स्वागत, सांस्कृतिक प्रभाव, फिलिपिनो हास्य। 2011 डोमिंगो के लिए एक और सफल वर्ष रहा जिसमें उन्होंने 9 स्थानीय फिल्मों में अभिनय किया। उन्हें एक त्रयी माई वैलेंटाइन गर्ल्स के गुनाव, एपोकैलिप्स एपिसोड में मैटिनी आइडल रिचर्ड गुटिरेज के साथ जोड़ा गया था। 61 उन्हें हुज दैट गर्ल में बेलिंडा एडुक के रूप में भी लिया गया था और वेडिंग तयो वेडिंग हिंदी में प्रीसी के रूप में। 62 पीईपी की एक समीक्षा के अनुसार वह डोमिंगो अभी भी सामग्री को ताज़ा और मनोरंजक बनाने में सक्षम थी। उसकी पंचलाइनें हालांकि कभी-कभी लंबे संवादों के नीचे दब जाती थीं और हरकतों ने दर्शकों को हंसा दिया। 63 वह स्वतंत्र फिल्मों जोम्बेडिंग्स एक डोमिंगो 2011 मेट्रो मनीला फिल्म फेस्टिवल में 3 फिल्मों में दिखाई दी, एंटेंग एंजी इनामो, शेक, रैटल एंड रोल 13 और माई हाउस हस्बैंड, इकावना, जिसमें उन्हें एक और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसी वर्ष वह समीक्षकों द्वारा प्रशंसित सिनेमालय प्रविष्टि आंग बाबेसा सेप्टिक टैंक में दिखाई दी, जिसने इतिहास में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिलिपिनो स्वतंत्र फिल्म का रिकॉर्ड बनाया। 64 यह फिल्म 2011 के वैंकूवर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, हवाई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और इटली में सुदूर पूर्व एशियाई फिल्म महोत्सव के लिए एक आधिकारिक प्रविष्टि है। 65 फिल्म को 84वें अकादमी पुरस्कारों की सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म श्रेणी में फिलीपींस का प्रतिनिधित्व करने के लिए फिल्म अकादमी ऑफ द फिलीपींस द्वारा भी चुना गया था। 66 फिल्म के माध्यम से डोमिंगो को सिनेमालय 2011 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में सम्मानित किया गया। 67 और 10वें गवाद तंगलाव फॉर फिल्म्स 2012। 68 उन्हें हांगकांग में 6वें एशियाई फिल्म पुरस्कार 2012 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए पीपुल्स चॉइस अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, जिसमें उन्होंने मंच पर एशियाई सुपरस्टार एंडी लाउ के साथ मिलकर हास्य प्रस्तुत किया। 69 70 डोमिंगो के स्वीकृति भाषण ने दर्शकों से जोरदार हंसी निकाली, जिसमें एशियाई सिनेमा के कुछ सबसे बड़े नाम शामिल है। 71 उन्हें 2012 में 35वें गवाद उरियन पुरस्कार और फिल्मों के लिए 28वें पीएमपीसी स्टार पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में भी नामित किया गया था। 72 उन्हें याहू ओएमजी अवार्ड्स में कॉमेडियन ऑफ द ईयर भी नामित किया गया था। उन्हें फ्रांस में आयोजित तीसरे पाऊ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी मिला। 73 74 फिलीपीन एंटरटेनमेंट पोर्टल पर एक समीक्षा के अनुसार डोमिंगो एक अभिनेत्री के रूप में अपनी बहुमुखी प्रतिभा साबित करती है। 75 2012 में डोमिंगो ने किम्मी डोरा के खराब प्रशंसित सीक्वल में अभिनय किया, जिसे किम्मी डोरा और द टेम्पल ऑफ किएमे के रूप में उपशीर्षक दिया गया, जिसे फिलीपींस और दक्षिण कोरिया में शूट किया गया था। 76 उन्होंने पहली फिलिपिनो संगीत में फिल्म आई डू बिडू बिडू हेटो नापोसिला में भी अभिनय किया, जिसका निर्माण यूनिटेल ने स्टूडियो 5 के साथ साझेदारी में किया था। यह एपीओ हाइकिंग सोसाइटी के लिए एक श्रद्धांजलि है और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। 77 78
उन्होंने कॉमिक जोरी, जोस मनालो और वैली बायोला के साथ जीएमए नेटवर्क, सेलिब्रिटी ब्लफ के तहत एक गेम शो की मेजबानी भी की। 79-80 डोमिंगो फिलीपीन एजुकेशनल थिएटर एसोसिएशन पेटा द्वारा निर्मित बोना के माध्यम से थिएटर में भी अभिनय करती है। 81 उन्हें इंटरनेशनल थिएटर अवार्ड में उनकी भूमिका के लिए बेस्ट एक्ट्रेस इन ए प्ले अवार्ड के रूप में नामित किया गया था। 82 उन्हें 2012 में 25वें अलीव अवार्ड्स में बोना के लिए बेस्ट एक्ट्रेस के रूप में भी सम्मानित किया गया था। 83 फिलीपीन डेली इंक्वायरर के गिब्स कैडिज के अनुसार डोमिंगो एक जबरदस्त अभिनेत्री है। उनकी थिएटर पृष्ठभूमि उनके स्पेस कमांड, जिस तरह से वह अपने मुखर वाद्ययंत्र को तैनात करती है, उनके पैरों पर सोचने की क्षमता, उनका हर एडलिब दर्शकों के साथ हिट है में सामने आती है। 84 2013 से 2018 समीक्षकों द्वारा प्रशंसित परियोजनाएं। डोमिंगो को 2013 के लिए सिनेमालिया की एक और प्रविष्टि में दिखाया गया था, जिसका शीर्षक इंस्टेंट मोमी था, जो टीवी विज्ञापनों में एक अलमारी मालकिन के बारे में एक कॉमेडी फिल्म थी, जो अपने जापानी मंगेतर को रखने के लिए गर्भावस्था का नाटक करती है। 85 फिल्म को लियो अबाया ने लिखा और निर्देशित किया है और निर्देशक क्रिस मार्टिनेज के साथ एक और टीम अप काम करता है, जो निर्माताओं में से एक है, जो 2 किम्मी डोरा 2010 और 2012 फिल्मों हियर कम्स द ब्राइड 2010, आंग बाबेसा सेप्टिक टैंक 2011 और आई डू बिडू बिडू 2012 पर डोमिंगो का निर्देशन करता है। क्वांटम फिल्म्स और क्रिस एक्विनो द्वारा सह निर्मित इंस्टेंट मोमी में जापानी अभिनेता युकी मात्सुजाकी भी है। मात्सुजाकी के अनुसार वह द वुमन इन द सेप्टिक टैंक में डोमिंगो के प्रदर्शन से प्रभावित थे, जिसके कारण वह उनकी मुख्य भूमिका निभाने के लिए सहमत हो गए। 86-87 उन्होंने स्टार सिनेमा के साथ तुहोग नामक एक फिल्म पर फिर से काम किया, जो एक ब्लैक कॉमेडी फिल्म है जिसमें जेक कुएनका और एनचोंग डी भी है और रॉनी वेलास्को के निर्देशन में है। 88 जिसे मूल रूप से 2012 मेट्रो मनीला फिल्म फेस्टिवल के लिए सबमिट किया गया था, लेकिन फाइनल कट बनाने में असफल रही। 88-89 वे मैरिकेल सोरियानो, बिली क्रॉफर्ड और एंडी आइगेनमैन के साथ विवा फिल्म्स द्वारा निर्मित मोमजिलस फिल्म में भी शामिल हुईं। 91-92 यह फिल्म डायमंड स्टार सोरियानो के साथ उनकी दूसरी फिल्म है, पहली 2007 में बहाय कुबो थी। 93-94 डोमिंगो क्रिस एक्विनो के साथ भी एक फिल्म करने के लिए तैयार है, जिसे क्रिस मार्टिनेज द्वारा लिखा जाएगा और जॉयस बर्नल द्वारा निर्देशित किया जाएगा। 95-96 मनीला बुलेटिन के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने खुलासा किया कि वह 2013 में एमएमएफएफ के लिए अपनी पहली मुख्य भूमिका निभाएंगी। 97-18 जून 2013 को एमएमडीए के अध्यक्ष फ्रांसिस टोलेंटिनो ने वर्ष के उत्सव की 8 आधिकारिक प्रविष्टियों की घोषणा की और किम्मी डोरा फिल्म की तीसरी किस्त, जिसे प्रीक्वल किएमे के रूप में उपशीर्षक दिया गया है, उनमें से एक है। 98 डोमिंगो ने जून लाना की एक फिल्म में भी एक्विनो की जगह ली, जिसका नाम बार्बर टेल्स या कुवेंटोंग बार्बेरो था। लाना की छोटे शहर की त्रयी में दूसरी किस्त, पहली बवाकाव 2012 1970 के दशक में अपने दिवंगत पति की नाई की दुकान चलाकर लिंग भूमिका की अपेक्षाओं को धता बताने वाली एक विधवा के बारे में है। 99-100 फिल्म ने हांगकांग एशिया फिल्म फाइनेंसिंग फोरम HAF में 4 पुरस्कार जीते, जो 20 मार्च को समाप्त हुआ, जिसमें शीर्ष पुरस्कार HAF पुरस्कार ARRI पुरस्कार शामिल है, जो कैमरा और प्रकाश उपकरणों के किराए तक पहुंच की अनुमति देता है, टेक्निकलर एशिया पुरस्कार, जो पोस्ट प्रोडक्शन सेवाओं के साथ आता है उसी नाम की थाईलैंड फर्म से, और दूसरा कैटापुल्ट पुरस्कार। 101, 102, 103 डोमिंगो के अनुसार यह पुरस्कार एशियाई सिनेमा में पहचान पाने के लिए फिलिपिनो का एक कदम है। 104 2004 से 2009 किम्मी डोरा और कई फिल्में और पुरस्कार। डोमिंगो को फिलीपींस की कॉमेडी की रानी ए डेलस अलास की साइडकिक के रूप में जाना जाता है,
जो 2004 में बाद की फिल्म वोल्टा में फिर से दिखाई दी। 18 अगले वर्ष वह 3 फिल्मों में दिखाई दी। स्टार सिनेमा की कैन दिस बी लव में टैसिंग के रूप में, विवा फिल्म्स की पुरीता और सेको फिल्म्स की बिकिनी ओपन में एक कैमियो भूमिका में। 19-20 उन्हें सिस्टर क्लारा के रूप में लिया गया था, जो एक रूपांतरित श्रृंखला कंपानेरन कुबा में एक नन थी, और 2005 में एक रियलिटी कुकिंग शो मकुहा का साटिकिम की मेजबानी में यूला वाल्डेज और जीन गार्सिया के साथ भी शामिल हुई थी। 21 डोमिंगो ने 2006 में विभिन्न प्रोडक्शन आउटफिट्स की 6 फिल्मों में अभिनय करके सफलता हासिल की। 22-23 उन्होंने रीगल फिल्म्स की कपाग तुमिबोक एंग पुसो और अपनी पहली मेट्रो मनीला फिल्म फेस्टिवल फिल्म शेक रैटल एंड रोल 8 के LRT एपिसोड में भी प्रमुख भूमिकाएं निभाई थीं। 24 उन्होंने एलिंग कुरिंग के रूप में एक हॉरर फिल्म टीएक्सटी में भी अभिनय किया। 25 डोमिंगो 2007 में 33वें मेट्रो मनीला फिल्म फेस्टिवल में बहाय कुबो ए पिनॉय मनोपो में अपनी भूमिका के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री जीतकर एक पुरस्कार विजेता अभिनेत्री बन गई, जिसमें फिलीपींस डायमंड स्टार मैरिकेल सोरियानो ने अभिनय किया था। 26 उन्होंने 2007 में कुल 10 फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें उनकी सिनेमालय प्रविष्टि पिसाय और सेइको फिल्म्स की फोस्टर चाइल्ड शामिल है, जिसने डोमिंगो को 2008 में 6वें गावत तांगलौ में 2 सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार दिया। 27 वह कॉमेडी फिल्मों में भी दिखाई दी, जिसमें पसुकोब और आंग क्यूट एंजी इनामो में ए डेलास अलास के साथ उनका पुनर्मिलन शामिल है। 28 2007 में उनकी कुछ फिल्मों में 3 अन्य हास्य कलाकारों के साथ अपाट दापत अपाट, कैंडी पेंगिलिनन, पोक्वांग और रूफा माई क्विंटो भी शामिल है। 29 वह एंजेल लोक्सिन अभिनीत जीएमए की एक फिल्म में भी दिखाई दी और रिचर्ड गुटिरेज, द प्रॉमिस और रेजिन वेलास्केज और पियोलो पास्कुअल के पानोकिता इबिगिन प। 30-31 डोमिंगो 2 श्रृंखलाओं में भी दिखाई दिए, पालिमोस एनजी पैगिबिग और एक श्रृंखला पर कोकी ने उसी शीर्षक की एक फिल्म में रूपांतरित किया। 2008 में डोमिंगो ने सिनेमालिया इंडिपेंडेंट फिल्म फेस्टिवल में 100 इंच में अभिनय किया, जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के रूप में सम्मानित किया, जो 2 वर्षों के अंतराल में उनका चौथा पुरस्कार था। 32-33 वह तांगिंग इना सीरीज की पुस्तक 2 में भी दिखाई दी, जो एक आधिकारिक मेट्रो मनीला फिल्म फेस्टिवल प्रविष्टि है, जिसका उपशीर्षक आंग तांगिंग इना न्योंगलाहट है। 34-35 डोमिंगो ने 2008 में ABS-CBN से GMA नेटवर्क में स्थानांतरित कर दिया, जिसमें इटली उनका पहला प्रोजेक्ट था। 36 उन्होंने कॉमेडी श्रृंखला के माध्यम से एक आधिकारिक GMA कॉन्ट्रैक्ट कलाकार के रूप में शुरुआत की, एक कोरियाई श्रृंखला की रीमेक, रेजिन वेलास्केज अभिनीत। 37-38 इसके बाद वह वास्तविक जीवन जोरे, मैरियन रिवेरा और डिंगडोंग डेंटेस अभिनीत श्रृंखला आंग बाबेंग हिनुगोट सा अकिंग ताड्यांग में याया मेडेल के रूप में दिखाई दी। 39 डोमिंगो अभिनेत्री जूडी एन सैंटोस द्वारा निर्मित पेनोर मनीला पिक्चर्स की फिल्म प्लोनिंग में जुआनिंग के रूप में भी दिखाई दिए। 40 2009 में डोमिंगो स्प्रिंग फिल्म्स द्वारा निर्मित किम्मी डोरा कंबल साकिएमे नामक मुख्य भूमिका में अपनी पहली फिल्म में दिखाई दी, जिसे जॉयस बर्नल ने निर्देशित किया और क्रिस मार्टिनेज ने लिखा। 41-42 यह जुड़वा बहनों किम्मी और डोरा की कहानी बताती है, दोनों ही डोमिंगो द्वारा निभाई गई है, जो विशेषताओं और शैलियों के मामले में एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। 43 फिलीपीन एंटरटेनमेंट पोर्टल की जेरिजा वालेंसिया ने नोट किया कि डोमिंगो ने फिल्म में मजेदार कारक के रूप में काम किया, क्योंकि 2 भूमिकाओं को निभाने में उनके कुशल निष्पादन ने स्थितियों को प्रफुल्लित कर दिया। 44 फिलीपीन डेली इंक्वायरर के लिटो जुलुएटा लिखते हैं कि डोमिंगो का प्रदर्शन हास्यपूर्ण आविष्कार की सीमा को पार करता है। 42 इसके बाद वह आरवीक्यू प्रोडक्शन की फिल्म नोबडी बट जुआन में दिखाई दी, जिसमें फिलीपींस के कॉमेडी किंग डॉल्फी ने अभिनय किया था। 46 उसी वर्ष वह कॉमेडी सीरीज आदिक सायो में और एलन के साथ कूल सेंटर में अपनी तीसरी होस्टिंग भूमिका में दिखाई दी। 47
48 उन्हें 2009 के गिलर्मो मेंडोजा फाउंडेशन अवार्ड्स में कॉमेडियन के लिए बर्ट मार्सेलो अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। 2010 से 2012 आंग बाबेसा सेप्टिक टैंक, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन और अन्य फिल्में। डोमिंगो ने 2008 में आंग तांगिंग इनामो लास्ट नाटू के रूप में उपशीर्षक वाली तांगिंग इना की तीसरी किस्त में अपनी भूमिका दोहराई, जिसमें उन्होंने 36वें मेट्रो मनीला फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। 49 मर्सिडीज के रूप में उनकी आवाज एनिमेटेड फिल्म आरपीजी मेटानोया में भी दिखाई दी। 51 उन्हें फिर से रीगल फिल्म्स द्वारा निर्मित ममाराजी में उनकी दूसरी मुख्य भूमिका और जीएमए फिल्म्स की वर्किंग गर्ल्स में पाओला के रूप में अभिनय किया गया। 52 54 भले ही वह जीएमए की एक अनुबंध कलाकार थीं, फिर भी वह स्टार सिनेमा की फिल्मों हियर कम्स द ब्राइड और पेट्रांग काबायो में दिखाई देने में सफल रहीं। 55 वह फिलीपीन मनोरंजन इतिहास की एकमात्र अभिनेत्री है जिन्होंने एक वर्ष के भीतर 8 फिलिपिनो उत्पादन कंपनियों जीएमए फिल्म्स, रीगल फिल्म्स, यूनिटेल प्रोडक्शंस, ऑक्टोआर्ट्स फिल्म्स, क्वांटम फिल्म्स, विवा फिल्म्स, एम्बियंट मीडिया, स्टार सिनेमा द्वारा निर्मित 6 फिल्मों वर्किंग गर्ल्स 2010, हियर कम्स द ब्राइड, ममाराजी, पेट्रांग काबायो, आरपीजी, मेटानोया, आंग टैंगिंग इनामो, लास्ट नाटो में भाग लिया है। 8 डोमिंगो के पास एक वर्ष में सबसे अधिक फिल्मों 7 में अभिनय करने वाली फिलीपीन सिनेमा की पहली मुख्य अभिनेत्री होने का रिकॉर्ड है। 8 उन्होंने कॉमेडी बार के माध्यम से और एक किडी शो वाचमाकुलिट के माध्यम से जीएमए नेटवर्क में 2 होस्टिंग स्टेंट लगाए थे। 57 वह अपने पहले सिटकॉम जेजेमॉम में भी दिखाई दी, जो एक टेक्स्ट मैसेजिंग स्टाइल उपनाम जेजेमोन से प्रेरित था। 59 उन्होंने एक किशोर उन्मुख श्रृंखला फर्स्ट टाइम में मार्गदर्शन सलाहकार के रूप में अपनी छोटी भूमिका के माध्यम से जीएमए नेटवर्क श्रृंखला में अपनी अंतिम उपस्थिति दर्ज की। 60 डोमिंगो अपने कॉमेडी शो इंडे वांडा के माध्यम से टीवी 5 पर दिखाई दी। 013 में डोमिंगो पिछले पुरस्कारों पर संचयी ट्रॉफियों के लिए मूवीज के लिए 10वें गोल्डन स्क्रीन अवार्ड्स में डेकारा पुरस्कार विजेताओं में से एक थे। 105 106 डोमिंगो एक अन्य क्रिस मार्टिनेज फिल्म में भी दिखाई देने वाले हैं, रीगल फिल्म्स के लिए, जिसका शीर्षक स्टेटस इट्स कॉम्प्लिकेटेड है, जिसमें पाउलो एवेलिनो, सोलेन हेसाफ और जेक क्वेन का है। 107 यह क्लासिक इश्माइल बर्नल की कॉमेडी सलावाहन का एक नया प्रोजेक्ट है। 107 2019 वर्तमान हालिया परियोजनाएं। 2019 में डोमिंगो ने एंग बाबेसा सेप्टिक टैंक 3 द रियल अनटोल्ड स्टोरी ऑफ जोसेफिन ब्रेकेन में अभिनय किया, जो एंग बाबेसा सेप्टिक टैंक 3 की अंतिम किस्त थी। 108 फिल्म को आई वांट टीवी के माध्यम से एक्सक्लूसिव रूप से स्ट्रीम किया गया था। 109 2020 से 2022 तक डोमिंगो कोविड-19 महामारी के कारण अंतराल में थी। 2023 में वह अमेज़न प्राइम एक्सक्लूसिव मिस्ट्रेस मर्डर मिस्ट्री 110 फिल्म 10 लिटिल मिस्ट्रेस, जो मंच पर पहली फिलिपिनो फिल्म है, के माध्यम से फिल्म उद्योग में लौट आईं। 111 फिल्म का निर्देशन जून लाना ने किया था, जिसमें पोक्वांग, कार्मी मार्टिन, जॉन आर्किला और एगोट इसिद्रो सहकलाकार थे। 111 112 113 डोमिंगो ने हियर कम्स द ग्रूम में अभिनय किया, जो 8 अप्रैल 2023 को आयोजित 2023 मेट्रो मनीला समर फिल्म फेस्टिवल के लिए एक आधिकारिक प्रविष्टि है। 114 और 2010 की फिल्म हियर कम्स द ब्राइड का सीक्वल है। दोनों का निर्देशन क्रिस मार्टिनेज ने किया है। 115 116 कलात्मकता को प्रभावित। डोमिंगो लोलिता रोड्रिग्ज की प्रशंसा करती है, इस कारण से कि वह कहती है कि जब उसने रोड्रिग्ज दूर जाने और सिर्फ एक सामान्य व्यक्ति बनने का फैसला किया, तो इसका मतलब था कि वह पहले से ही संतुष्ट थी और उसने एक छाप छोड़ी है और उसे कभी नहीं भुलाया जाएगा। 117 उन्होंने सुपरस्टार नोरा ऑनर को भी
अपनी प्रेरणा के रूप में उद्धृत किया, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि वह ऑनर के साथ तुलना नहीं करना चाहती है, जिन्होंने मूल रूप से डोमिंगो की नवीनतम थिएटर भूमिका बोना का प्रदर्शन किया था। 118 119 उन्होंने फिलीपींस स्टार फॉर ऑल सीजन विल्मा सैंटोस को भी अपने आदर्शों में से एक बताया। उन्होंने डी लकी ओन्स जैसी विभिन्न फिल्मों में सैंटोस के कुछ प्रसिद्ध संवादों और लुक की भी पैरोडी की। डोमिंगो ने फिलीपीन अभिनेत्री मैरिकेल सोरियानो के लिए भी प्रशंसा की घोषणा की, जिन्हें द डायमंड स्टार कहा जाता है। 120 उन्हें पसंद है कि कैसे उन्होंने अपने करियर को संभाला और उन पर फेंके गए सभी मुद्दों को संभाला, और वह उनकी क्लास और शान से प्रभावित थीं। 120 बेकी और बेडेट, डोमिंगो पोक्वांग और जॉन रेतियांग को। शैलियो डोमिंगो अपनी परियोजनाओं में दिखाती है कि उनका कॉमिक टच अभी भी बहुत स्पष्ट है, क्योंकि वह एक लाइनर देती है जो प्रशंसक भीड़ से जयकारे लगवाती है। 121 फिलीपीन एंटरटेनमेंट पोर्टल के अनुसार वह अपनी भूमिकाओं में कोई अतिशयोक्ति नहीं करती है, चाहे वह एक लोकप्रिय अभिनेत्री के रूप में हो या एक थकी हुई मां के रूप में। 75 उनकी पिछली फिल्मों को देखते हुए उनकी अभिनय शैली ने दर्शकों को बेसुध कर दिया और हंसते हुए फर्श पर लौटने के बाद खुद को उठा लिया। 75 डोमिंगो के अभिनय कौशल की एक विस्तृत श्रृंखला है, पूर्ण हिस्टेरिकल से लेकर पूरी तरह से फ्लैटलाइन नाटकीय अभिनय तक। 122 उनके अनुसार हर किसी के पास एक उपहार होता है, कुछ विकसित होते हैं, लेकिन वास्तव में प्रतिभाशाली लोग इसके साथ पैदा होते हैं, लेकिन उन्हें इसे कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अभिनय 123 जीएमए न्यूज के अनुसार डोमिंगो अपनी फिल्मों में विशेष रूप से संगीत में आई डू बिडू बिडू हेटो नापोसिला में एक गंभीर लेकिन प्यार करने वाली मां के रूप में अपनी विशिष्ट शैली लेकर आती है। 124 साथ ही मजबूत मातृ छवि के रूप में वह इसे फिल्म की कुछ बेहतरीन पंक्तियों के साथ दिखाती है। 124 अपनी लंबी पंक्तियों को देने की उनकी टाइमिंग भी एक हास्य कलाकार के रूप में उनकी विशेष आभा को बढ़ाती है और अक्सर अपनी मजाकिया पंक्तियों के कारण सुर्खियां बटोरती है। 125 126 उनकी विनोदी चुटकुले दर्शकों से जोरदार हंसी निकालने में कभी विफल नहीं होती है, क्योंकि वह अपने चरित्र को अधिकतम हास्य प्रभाव के साथ निभाती है। 126 127 फिल्मोग्राफी टेलीविजन वर्ष शीर्षक भूमिका नेटवर्क 1989 95 पिनपिन स्वयं पीटीवी 1992 97 वेलिएंटे डोलोरेस एबीएससीबीएन और जीएमए नेटवर्क 1993 हम एक परिवार है एबीसी 1998 से 2005 वांसापनातायम विभिन्न जातियां एबीएससीबीएन 1999 सुश्री दीना बोनेवी के साथ डीडे स्वयं सहमेजबान जीएमए नेटवर्क किरारा एनो एंग कुले एनजी पैगाई बिग बेलेन 2000 चुटकुले पागल होने चाहिए आईबीसी 2000 दो सा दुलोंग वालांग हंगगन सिमांग सोरियानो बर्नार्डो एबीएससीबीएन 2003 आंग तांगिंग इना रोवेना 2004 मरीना लॉरली 2005 मकुहा कासा टिकिम स्वयं मेजबान मालाला मोकाया पंसिट सेसिल कंपानेरंग कुबा बेहेन क्लारा 2006 मेकअप से अधिक मेजबान यूजेना रोक्सस डोमिंगो बोटोनी तागालोग जेयूडीआईएन एचएस डीएमआईजी जन्म 23 जुलाई 1971 एक फिलिपिनो अभिनेत्री, हास्य कलाकार और होस्ट है। 2016 से उनकी शादी मुस्लिम डेनिलो बोटोनी से हुई है। 5 उन्होंने फिलीपीन फिल्म उद्योग की विभिन्न शैलियों में मुख्य और सहायक भूमिकाएं निभाई है। वह लोकप्रिय रूप से कॉमेडी स्टार फॉर ऑल सीजन्स 6 के रूप में जानी जाती है और 2009 में किम्मी डोरा में अपनी पहली मुख्य फिल्म भूमिका तक एंग टैंगिंग इना सीरीज 2003 से 2010 में एयर डेलास अलास की सहायक थी। वह वर्तमान में जीएमए नेटवर्क की एक विशिष्ट कलाकार है।
डोमिंगो की फिल्मों ने सामूहिक रूप से 1.81 बिलियन की कमाई की है, जिससे वह इस सदी में सबसे अधिक कमाई करने वाले फिलिपिनो बॉक्स ऑफिस सितारों में से एक बन गई है। 7. डोमिंगो की अन्य उल्लेखनीय फिल्मों में बहाय कुबो 2007 शामिल है, जिसके लिए उन्हें अपना पहला सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। उनकी अब तक की सबसे सफल फिल्म सिनेमाल्या प्रविष्टि आंग बाबे सा सेप्टिक टैंक 2011 है, जो फिलीपीन इतिहास में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली स्वतंत्र फिल्म है। यह फिल्म वैंकूवर, दक्षिण कोरिया, हवाई, जापान और इटली में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों के लिए एक आधिकारिक प्रविष्टि थी। फिल्म को 84वें अकादमी पुरस्कारों की सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म श्रेणी में फिलीपींस का प्रतिनिधित्व करने के लिए फिल्म अकादमी ऑफ द फिलीपींस द्वारा भी चुना गया था। डोमिंगो ने सिनेमाल्या 2011 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और 10वें गवाद तंगलाव फॉर फिल्म्स 2012 पुरस्कार प्राप्त किए। डोमिंगो फिलीपीन मनोरंजन इतिहास की एकमात्र अभिनेत्री है जिन्होंने एक वर्ष के भीतर 2010 में 8 प्रमुख फिलिपिनो उत्पादन कंपनियों जीएमए फिल्म्स, रीगल फिल्म्स, यूनिटेल प्रोडक्शंस, ऑक्टोआर्ट्स फिल्म्स, क्वांटम फिल्म्स, वीवा फिल्म्स, एम्बियंट मीडिया और स्टार सिनेमा द्वारा निर्मित 6 फिल्मों वर्किंग गर्ल्स, हियर कम्स द ब्राइड, ममाराजी, पेट्रांग काबायो, आरपीजी, मेटानोया, आंग तांगिंग इना मो, लास्ट नाटू में भाग लिया। 8. डोमिंगो ने एक वर्ष में सबसे अधिक फिल्मों 7 में अभिनय करने वाली फिलीपीन सिनेमा की पहली मुख्य अभिनेत्री होने का रिकॉर्ड बनाया है। 2008 से वह जीएमए नेटवर्क की एक अनुबंध कलाकार रही है, जो जेजे मॉम 2010, अको सिक्किम सैमसून 2008, आंग बाबेंग हिनुगोटसा अकिंग ताड्यांग 2009 और फर्स्ट टाइम 2010 जैसे ड्रामा शो जैसे विभिन्न कॉमेडी शो में दिखाई दी है। उन्होंने कूल सेंटर 2009 से 2010 और कॉमेडी बार 2010 से 2011 की भी मेजबानी की। टेलीविजन और मुख्यधारा में अपनी उपस्थिति के अलावा उन्होंने 2012 में फिलीपीन एजुकेशनल थिएटर एसोसिएशन द्वारा निर्मित बोना में थिएटर शो में भी मुख्य भूमिका निभाई। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय थिएटर पुरस्कार में उनकी भूमिका के लिए नाटक में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में नामित किया गया था और अंततः 25वें अलीव पुरस्कार में बोना के लिए थिएटर भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में सम्मानित किया गया। जीवन और कैरियर 1971 से 2003 प्रारंभिक जीवन और कैरियर की शुरुआत। यूजीन रोक्सस डोमिंगो का जन्म 23 जुलाई 1971 को सुबह 1 बजे मनीला के मालाटे में रेनाल्डो एग्विनाल्डो डोमिंगो और सेसिलिया अताड रोक्सस के घर हुआ था। 9 उनके अनुसार बचपन में उन्हें अपने शिक्षकों और अन्य लोगों की नकल करने का शौक था। 9 वह अभिनय में तब रुचि रखने लगी जब उसने सीसीपी कॉम्प्लेक्स में आयोजित एक संगीत कार्यक्रम देखा। 9 उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ द फिलीपींस दिलीमन में थिएटर आर्ट्स का अध्ययन किया। विश्वविद्यालय की थिएटर कंपनी डुलांग यूपी के तहत एक अभिनेत्री और प्रोडक्शन स्टाफ के रूप में प्रशिक्षुता की। 9 एक थिएटर प्रमुख के रूप में उन्होंने टिकट बेचने, छात्रों को अपने नाटक में भाग लेने के लिए आमंत्रित करने, प्रोफेसरों से छात्रों को देखने के लिए विनती करने, दर्शकों को ऑडिटोरियम के अंदर और बाहर ले जाने, पूरी रात रिहर्सल करने और सबसे दिवा निर्देशकों की अपरंपरागत शैलियों से सीखने का काम किया। 10 डोमिंगो ने 1991 में रीगल एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित फिल्म एम्मा सलाजार केस के माध्यम से अपने छोटे अभिनय करियर की शुरुआत की। 11 इसके बाद 1993 में एक जीवनी फिल्म मैरी क्रिस सियोसन और 1995 में सा नगलान एनजी पैगिबिग में कॉन्डोमिनियम नौकरानी के रूप में काम किया। 12 उन्हें टेलीविजन में एक श्रृंखला वेलिएंट में डोलोरेस के रूप में लॉन्च किया गया था। 1992 से 1997 तक एबीएस-सीबीएन और जीएमए नेटवर्क द्वारा चलाया गया। 11 1998 में वह विवा फिल्म्स, पगडेटिंग एनजी पेनाहोन, इकोपा रिन आंग इबिगिन और पुसोंग मैमन द्वारा निर्मित 3 फिल्मों में दिखाई दी। वह जीएमए नेटवर्क की श्रृंखला
किरारा एनो आंग कुले एंजी पगिबिक की पुस्तक एक में भी दिखाई दीं। 1999 में 1999 में डीडे विद सुश्री दीना बोनेवी के माध्यम से उन्हें अपनी पहली होस्टिंग भूमिका मिली। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब निराशा के कारण उन्होंने टीवी फिल्म कैमरों के लिए अभिनय करना बंद कर दिया क्योंकि उन्हें छोटी-मोटी भूमिकाएं निभानी पड़ती थीं। 14 डोमिंगो स्कूल वापस चली गई और उन्होंने अपनी स्नातक थीसिस पूरी की, जिसमें उन्होंने हरलीन बौतिस्ता के साथ नाइट मदर नाटक का प्रदर्शन किया। अपनी डिग्री पूरी करने के बाद उन्होंने कई स्टेज प्रस्तुतियों में प्रदर्शन करना जारी रखा। 14 जब तक कि उनके एक दोस्त अब टेलीविजन निर्देशक एंडोय राणे ने जोर नहीं दिया कि वह टीवी अभिनय को दूसरा मौका दें। 14 उन्हें तुरंत 2002 में एबीएस-सीबीएन शो साडुलो एंजी वालंग हंगगन में कास्ट किया गया। 14 उनके अनुसार टीवी के लिए अभिनय करना दूसरी बार के आसपास वास्तव में मीठा था, क्योंकि मुझे ऐसे साथी मिले जो शिल्प के प्रति अत्यंत सम्मान के साथ यह जानते हुए कि वे भी थिएटर से आए हैं। 14 इसके बाद उन्हें 2003 में एबीएस-सीबीएन द्वारा निर्मित अब फिलीपींस की कॉमेडी क्वीन एयर डेलस अलास एंग टैंगिंग इना की लॉन्चिंग टेलीविजन श्रृंखला में रोवेना के रूप में लिया गया। 15-16 उसी वर्ष उन्होंने स्टार सिनेमा द्वारा निर्मित शो के मूवी संस्करण में अपनी भूमिका दोहराई। वह क्लाउडिन बैरेटो अभिनीत एक काल्पनिक श्रृंखला मरीना में लोरेली नामक पागल महिला की भूमिका के माध्यम से टेलीविजन में प्रसिद्ध हो गईं। दोस्तों ये रिलीज़ की गई है 25 दिसंबर 2024 को, और साथ ही साथ इसकी रनिंग लेंथ की बात की जाए तो तकरीबन मैं आपको बता दूं 130 मिनट है, और साथ ही साथ 165 जो से इसका जैसे टोटल बजट है। बाकी लोगों द्वारा इसे बड़ा पसंद किया जा रहा है, इसके बारे में मैंने पूरी जानकारी आपको बताई दी है। तो यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।